जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता अमित विक्रम ने चुनाव से पहले देश भर में प्रवासी बिहारियों तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि बिहार से पलायन रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है। पिछले 11 वर्षों से केंद्र में उनकी सरकार है और बिहार में पिछले 20 वर्षों में से अधिकांश समय भाजपा सरकार का हिस्सा रही है। फिर भी केंद्रीय श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बिहार के 3 करोड़ लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में रहने को मजबूर हैं। बिहार से इतनी बड़ी संख्या में हो रहे पलायन के लिए भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि लालू जी के जंगलराज का डर दिखाकर भाजपा वाले कब तक वोट लेते रहेंगे। भाजपा को अब अपना 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के साथ साझा करना चाहिए। प्रवासी बिहारियों से वोट मांगने से पहले उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने उनके लिए क्या किया है। जनसुराज ने वादा किया है कि 2025 छठ के बाद युवाओं को बिहार से पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। उनके लिए बिहार में ही 10-15 हजार रुपये के रोजगार की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके साथ ही किसान अध्यक्ष वीरेंद्र राय ने पलायन के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि बिहार से पलायन का एक सबसे बड़ा कारण राज्य में किसानों की आय में लगातार आ रही गिरावट है। आज बिहार में खेती कमाई का जरिया न होकर सिर्फ जीवन यापन का साधन बन गई है। बिहार की लगभग सभी सरकारी चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। दूसरे राज्यों की कंपनियां राज्य में आकर अपना उत्पाद बेच रही हैं और सुधा जैसी राज्य की सहकारिता कंपनियों की आय घट रही है। इसलिए जनसुराज पार्टी के 5 संकल्पों में से एक संकल्प ये भी है कि हम नकदी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था करेंगे ताकि उनकी आय बढ़ सके। नमस्कार, आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ स्वागत है। आज हम लोग बिहार में जो वर्षों से पलायन हो रहा है और पलायन की स्थिति ये हो गई है कि ऑफिशियल डेटा के अनुसार जो पलायन है उसकी संख्या, मजदूरों की संख्या अगर मैं कहूँ तो लगभग 3 करोड़ है। और जो पंजीकृत डेटा है, जो ई श्रम पोर्टल है, उस पर लगभग बिहार से 3 करोड़ श्रमिक रजिस्टर्ड हैं जो देश के अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी मासिक आय 10,000 से भी कम है। लेकिन पलायन का एकमात्र कारण या एकमात्र स्वरूप मजदूरों का ही पलायन नहीं है, बल्कि शिक्षा के लिए भी यहाँ से बड़ी संख्या में छात्र पलायन कर रहे हैं। 10वीं और 12वीं की कक्षा के बाद देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में या अन्य प्रोफेशनल कॉलेजेस में भी बिहार से बड़ी संख्या में युवा हर साल पलायन करने को मजबूर है। और दुख की बात यह भी है कि जो युवा पढ़ाई के लिए पलायन कर रहे हैं वो दोबारा लौट करके नौकरी या अन्य व्यवसाय के लिए भी बिहार नहीं आ रहे हैं। वो किसी भी फील्ड में नौकरी भी कर रहे हैं या अपना कोई व्यवसाय रोजगार भी कर रहे हैं, वो बिहार से बाहर ही किसी राज्य में कर रहे हैं। बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कि जितने कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं उनमें एक बड़ी संख्या, एक बड़ा हिस्सा कह लीजिए बिहारियों का, बिहार के युवाओं का। और पलायन के बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर अच्छे शिक्षण संस्थानों का ना होना, यहाँ पे उद्योग धंधों का ना होना, यहाँ पे खेती का मुनाफे लायक ना होना, इसके अलावा सरकारी उदासीनता भी एक बहुत बड़ा कारण है पलायन का। पलायन हमारी नियति बन गई है। हमारे यहाँ न तो लघु उद्योग हैं, न बड़े उद्योग हैं, न शिक्षा की उन्नत व्यवस्था है। बेरोजगारी चरम पर है। रोजगार के संसाधन मुहैया कराने में सरकारें अभी तक विफल रही हैं। यही मूल कारण है पलायन का। इन्होंने ठीक कहा, खेती का व्यवसायीकरण नहीं हो रहा है। खेती से जो हम कैश क्रॉप की खेती नहीं कर पा रहे हैं सरकार के असहयोगात्मक रवैया के कारण। ये पलायन आज से नहीं चल रहा है। मुगलों के सल्तनत के जमाने की बात छोड़ दीजिए, अंग्रेजों के जमाने की बात छोड़ दीजिए, पलायन तो मुगल के जमाने से है। लेकिन जब हम आजाद हिंदुस्तान हुए और हमारी अपनी सरकार बनी, कांग्रेस की हुकूमत रही, उसने भी हमारे विकास, बिहार के विकास के लिए दोहरा मापदंड अपनाया और यह मानकर कि बिहार मजदूरी करने वाला ही प्रांत है, यहाँ अगर हम विकास करेंगे, यहाँ अगर हम औद्योगिकरण करेंगे, यहाँ अगर हम लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे तो देश के दूसरे हिस्सों में जो मजदूरों की आवश्यकता है कारखानों के लिए, खेती के कार्यों के लिए, अन्य कार्यों के लिए, उसका अभाव हो जाएगा।
तो एक षड्यंत्र के रूप में उसने हमारे विकास को अवरुद्ध किया। फिर 15 साल तक लालू यादव राबड़ी देवी जी की सरकार रही और 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार गठजोड़ की सरकार है। इन सरकारों ने उसी नियम को आगे बढ़ाते रहा, काम करता रहा। आपने देखा होगा हाल ही के दिन में 23 या 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने ट्रेन का उद्घाटन किया और कहा कि बिहार के मजदूरों को जाने के लिए, यहां से आने जाने के लिए बड़ी अच्छी सुविधा अब हो गई है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी नीयत यही है कि बिहार मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बना रहे। ऐसी स्थिति में बिहार का कायाकल्प होना कितना दुरूह है। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं कि शिक्षा ही वो एक कुंजी है जिससे हम गरीबी से भी बाहर निकल सकते हैं, बेरोजगारी से भी बाहर निकल सकते हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट किया है, हमारे जन सुराज की कार्य योजना में शामिल है कि हमारी जब हुकूमत काबिज होगी, हम तमाम बेरोजगार नौजवानों को, बेरोजगार लोगों को रोजी रोटी के लिए संसाधन मुहैया कराएंगे और जो लोग पलायन करके दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं उन्हें वापस बुलाकर 1 वर्ष के अंदर अंदर यहाँ रोजगार का मौका मैसर कराएंगे। आपको मैं बताऊं, शिक्षा का पलायन तो हो ही रहा है। हमारे छात्र बाहर जाके पढ़ रहे हैं, जो पढ़ के इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, दूसरे पेशे में है, वो भी बाहर ही जाकर के बंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं। ये हालात बने हुए हैं और इस हालात को सुधारने की दिशा में सरकार की कोई योजना नहीं है और न उसका कोई सरकार की मंशा है। दूसरी बात, आप सीडीआर रेशियो की बात करते हैं, अर्थ का भी, मुद्रा का भी पलायन यहां से हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम है कि 70% कुल जमा धन का जो हमारी सीडीआर है उसका 70% रुपया का विनियोजन उसी प्रदेश के कारोबार के लिए होगा। उस प्रदेश में लघु उद्योग स्थापित करने, बृहत उद्योग स्थापित करने, खेती के कार्य में, वाहन खरीदने, घर बनाने, तरह तरह का व्यवसाय आदि मदों में व्यय किए जाएंगे और इसका चेयरमैन होता है मुख्यमंत्री उस प्रदेश का। आज तक 35% से अधिक उस राशि का दोहन हम नहीं कर पाए हैं, सदुपयोग नहीं कर पाए हैं। मतलब आप 20 वर्षों से अगर नीतीश जी के शासन का ही कैलकुलेशन कर लिया जाए तो अरबों खरब रुपया हमारा यहाँ से पलायित होकर के गुजरात, आंध्रा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आदि प्रदेशों में चले गए। वहां के उद्योगपति जो कारोबार कर रहे हैं उनको कर्ज दे रहा है बैंक, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को धनराशि नहीं दे रहा है। तो धन का भी पलायन हो रहा है जिससे हमारी गरीबी बढ़ती जा रही है। और जन सुराज डंके की चोट पर कह रहा है कि जब हमारी हुकूमत आएगी हम इस व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे, लोगों को रोजगार का मौका मैसर कराएंगे, लघु उद्योगों का जाल बिछाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार का मौका मैसर कराएंगे, शिक्षा की उन्नत व्यवस्था कराएंगे जो विश्व स्तरीय हो। तब जाकर बिहार से पलायन रोके जा सकेंगे, बिहार से बेरोजगारी का खात्मा हो सकेगा और बिहार अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बन सकेगा, उद्योग धंधों का जाल बिछेगा। अब मैं अनुरोध करूंगा, हम बच गई है रहने के लिए, और बूढ़े जो लोग हैं 60 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोग वो बच गए। सारे जो युवक हैं, नए लोग हैं, उनका पलायन हो गया है और गांव में सिर्फ बूढ़ा बूढ़ी आज रह रहे हैं। ये स्थिति गांव का है। गांव में जब आप जाएंगे, कोई सभा, छोटी सभा, बड़ी सभा होती है, हम लोग जाते हैं तो देखते हैं सिर्फ बूढ़ा बूढ़ी ये नजर आते हैं। युवा और जो युवती है वो भी साथ में अपने पति के साथ जो मजदूरी करते हैं, रोजगार करते हैं, उनके साथ दूसरे राज्यों में पलायन कर गए। और इस तरह से आज ठाकुर जी ने जो कहा, बिहार जो सप्लायर स्टेट है, उसका मुख्य कारण है कि बिहार जो कृषि पर आधारित राज्य है, कृषि आधारित उद्योग, एक रुई और सुई का कारखाना भी 35 साल में नहीं बैठा।
कांग्रेसी हुकूमत से लेकर आज तक सारे चीनी मिल बैठ गए जो किसानों का रीढ़ था। आज किसान मजदूर हो गया। आज मजदूर का पलायन होने का मुख्य कारण है हमारी कृषि की जो व्यवस्था है बिहार की, बिल्कुल फेल कर गई। आज भी कृषि क्षेत्र में 65 से 70% लोग रोजगार में लगे हैं। आने वाले दिनों में भी ऐसी संभावना है। सबसे बड़ा रोजगार यदि दे सकता है तो कृषि दे सकता है, हमारी खेती दे सकता है, हमारा खेत दे सकता है। हम वही मजदूर में पलायन हो गए, हमारी खेती की व्यवस्था खत्म हो गई, हमारे खेतों को पानी नहीं मिला, हमें सही बीज नहीं मिला। आज हम 500 से 600 करोड़ का आंध्रा का मछली का उपयोग करते हैं, अंडा का उपयोग करते हैं। बिहार में भी अंडा और मछली बन सकता था, लेकिन सरकारों का इस पर कोई लगाव और इस पर कोई रुचि नहीं है, जिसके कारण गांव के लोग आज पलायन कर रहे हैं। हमारा पैसा 400-500 करोड़ बाहर जा रहा है। हमारे यहाँ दूध के उत्पादन से हम लगे हुए लोग, हमारे यहाँ सरप्लस मिल्क है, लेकिन आज गुजरात का दूध, अमूल का दूध बिक रहा है बिहार में। और भैंस गाय पोसने वाले, दूहने वाले टकटकी लगा के देख रहे हैं। उनको कम कीमत में हम लोग सुधा के लोग खरीदते हैं और ज्यादा कीमत में अमूल का दूध बिकता है। तो ये एक रोजगार जो छोटा सा गांव में था, जो भैंस गाय पोस के समाज का अंतिम आदमी भी जी लेता था, भैंस चरा के, गाय चरा के, बकरी चरा के जी लेता था, उसको भी खत्म करती जा रही है नीतीश कुमार की सरकार। और इन लोगों ने केंद्र से प्लानिंग बना है। देश के सभी दुग्ध संघों के लोग मुझको जानते हैं, वहां से प्लानिंग बना है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सिर्फ अमूल दिखाई दे, कोई भी डेयरी को नहीं जिंदा रहने दो, कोई भी अंडा का उद्योग नहीं चले, कोई भी लघु उद्योग नहीं चले। सब हम बाहर के उपभोक्ता राज्य बन गए। दूसरे राज्य का चीज हम खाते हैं, बेचते कम है, खाते ज्यादा, उपभोग ज्यादा करते हैं। ऐसी स्थिति में रोजगार की संभावना आज भी जो हमारा कृषि आधारित उद्योग है उससे ज्यादा मिलेगा। हमारी महिलाओं को छोटे छोटे लघु उद्योग से जोड़ा जा सकता है। आज प्लास्टिक का युग हो गया। हमारे दौरी बनाने वाला, रस्सी बांधने वाला, बनाने वाला लोग बेरोजगार हो गया। ये तमाम लोग बाहर जा रहे हैं। सारा मशीनरी का युग भी हो गया। ऐसी स्थिति में पलायन बढ़ते जा रहा है और ये हालत बिहार के 35-40 वर्षों में सबसे ज्यादा हुई है। आने वाला जो हुकूमत है, जनसुराज ने जो कहा है, निश्चित रूप से यदि उसको उतारा जाएगा जमीन पर और ये चीज यदि सरकार बनी और इसको लागू करेंगे तो रोजगार हमारा बिहार में हो सकता है। आज बिहार को हम मिल्क लैंड बना सकते हैं। गुजरात की धरती सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करती है, लेकिन जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, बिहार के दूध में दुनिया के देश में नहीं। मैं 35-36 देश के डेयरियों को भी देखा है और कृषि को भी देखा। ऐसा गुणवत्ता युक्त दूध कहीं है ही नहीं। आज हमारा बकरी का दूध, जिनको प्लेटलेट कम हो जाता है, जिनका खून नहीं बनता है, जिनका किडनी खराब हो गया, हार्ट खराब हो गया, उनको डॉक्टर लिखता है बकरी का दूध पीने का। बकरी का दूध का सबसे ज्यादा फैट उसमें SNF है और उसका उपयोग करें। और बकरी के जो दूध है, अंतिम आदमी समाज का अंतिम पदान पर लोग जो बैठा हुआ है, गांव में जो महिलाएं बैठी है बेकार, नवयुवक बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, ये उस उत्पादन में लगे हुए हैं। जो बकरी का मांस भी बिकता है और बकरी का दूध भी बिकता है। 500 रुपए लीटर बकरी का दूध आज है। यदि एक परिवार से 5 लीटर बकरी का दूध ही उत्पादन कर ले, आज औने पौने दाम में बकरी का दूध बिकता है। 100-150 में कोई खरीदार नहीं है। बकरी का दूध 500 रुपए लीटर यदि बिकने लगे और समाज का अंतिम आदमी को इससे रोजगार मिल जाए तो बिहार के लोग क्यों पलायन करेंगे? यही तो जनसुराज और प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम बिहार में ही रोजगार पैदा करेंगे। और कृषि क्षेत्र को यदि सुधार दिया गया, हमारे खेत को पानी, समय पर सही बीज और समय पर हमारे उत्पादन को यदि खरीद ले, आज हरियाणा और पंजाब हमारे धान, गेहूं, मकई से करोड़पति, अरबपति बन रहा है और हमारे लोग हरियाणा और पंजाब जाके गेहूं और धान की कटनी करते हैं। निश्चित रूप से आज भी रोजगार की सबसे बड़ी संभावना कृषि क्षेत्र में है। यदि कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा, जिस तरह से रोजगार की संभावनाओं में जोड़ा गया है, हमारा जो 5 सूत्री मांग है उसमें ये भी है जनसुराज का कि किसानों को मजदूर जो मनरेगा से जोड़ने का, इससे उत्पादन बढ़ेगा।
आज किसान के पास खेती है लेकिन बूढ़ा बूढ़ी बच गया है, बेटा तो चला गया काम कर रोजगार के खोजने के लिए, और उसको जो सकता है उतना करता है, शेष भाग को छोड़ देता है। जो सहकारिता का मामला है, गेहूं हम उत्पादन कर ले, कोई खरीदार नहीं है, हमें बिचौलिया ज्यादा दाम दे रहा है। 2450 रुपया सरकार दे रही है और 2700 रुपया हमारे खेत से उठता है। गन्ना का जो बिल्कुल व्यापार खत्म हो गया, चीनी मिलें खत्म हो गई, 28 चीनी मिल थी, सबसे ज्यादा रोजगार उसमें था, हमारा चीनी मिल पूरा बैठ गया। एक भी सरकारी चीनी मिल बिहार में चालू नहीं है। पहले लोग कहते थे कि 5 बीघा ऊख बा, कौन चीज के दुख बा, सारा चीज खेती और किसानी पर निर्भर है। इसलिए हम बिहार को आज भी मिल्क लैंड बना सकते हैं, फ्रूट लैंड बना सकते हैं, वेजिटेबल लैंड बना सकते हैं, और रोजगार की गारंटी हम दे सकते हैं तो कृषि और कृषि आधारित उद्योग से दे सकते हैं और पलायन को रोक सकते हैं। जो जन स्वराज की भावना है, प्रशांत किशोर का जो गांव में दौरा हुआ है, इन्होंने जो कहा है, निश्चित रूप से यदि सरकार बनेगी तो हम पलायन को रोक सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग बैठाकर गांव